सोचिए धरती की सबसे ठंडी, सबसे खामोश जगह पर आप फंस चुके हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज नहीं और मदद की कोई उम्मीद नहीं। आपके साथ हैं 12 और लोग, लेकिन आपको नहीं पता कि इनमें से अगला कौन मरेगा और कौन जिंदा रहने के लिए अपनी इंसानियत खो देगा। जहाज टूट चुका है, खाना खत्म हो चुका है, रेडियो जवाब नहीं दे रहा और मौत हर कदम पर आपके साथ चल रही है। क्या इंसान भूख में अपने सबसे वफादार दोस्त को खा सकता है? क्या अंधेरे में चलती ये यात्रा मंजिल तक पहुंचेगी या ये सफेद बर्फ सबको निगल जाएगी? ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। 301 दिनों तक चली उस जंग की जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया था। अगर आप आखिर तक जानना चाहते हैं कि इनमें से कितने लोग लौट पाए और किस कीमत पर, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। 9 मार्च 1984 की तारीख थी। अंटार्कटिका की जमी हुई खामोशी को चीरता हुआ एक रूसी रिसर्च वेसल आर्कटिक होप बर्फीले समंदर में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज पर सवार थे 13 टॉप रूसी साइंटिस्ट्स, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट, जिनमें मौसम वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट और इंजीनियर शामिल थे। उनके साथ थे 2 वफादार जर्मन शेफर्ड डॉग्स, रोमन और कैज़मीर, और सिर्फ 1 महीने का सीमित राशन। ये कोई आम रिसर्च मिशन नहीं था, बल्कि वो अंटार्कटिका के उस हिस्से में जा रहे थे जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। वो लोग इतिहास लिखने निकले थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि खुद इतिहास बन जाएंगे। शुरुआती दिन बिल्कुल योजना के मुताबिक चल रहे थे। कोई बर्फ के सैंपल्स इकट्ठा कर रहा था, कोई मौसम के आंकड़े एनालाइज कर रहा था, तो कोई आने वाले हफ्तों की यात्रा का रोड मैप तैयार कर रहा था। जहाज के अंदर हल्की बातचीत, कॉफी की खुशबू और साइंटिफिक डिस्कशन का माहौल था। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, सबके मन में सिर्फ एक्साइटमेंट था। सबको लग रहा था कि ये मिशन उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाएगा। अंटार्कटिका उस वक्त भी खतरनाक था, लेकिन उन्हें अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी पर भरोसा था। यात्रा का 5वां दिन था और समय दोपहर के ठीक 2 बजे का। बाहर का मौसम असामान्य रूप से शांत था और बर्फीला समंदर बिल्कुल स्थिर लग रहा था। ज्यादातर टीम मेंबर्स अपने अपने कैबिन में आराम कर रहे थे। जहाज के ब्रिज पर अकेली खड़ी थीं कैप्टन नतालिया वोल्कोवा, जो पिछले कई घंटों से बिना रुके ड्यूटी कर रही थीं। उनकी आंखें भारी हो रही थीं, थकान शरीर पर हावी होने लगी थी। बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उनकी आंख झपकी और तभी एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम जैसी आवाज आई जिसने पूरे जहाज को हिलाकर रख दिया। लोग घबराकर अपनी अपनी केबिन से बाहर भागे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कैप्टन नतालिया का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत जहाज की जांच का आदेश दिया। कुछ देर की जांच के बाद पता चला कि जहाज को बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इंजन को पूरी ताकत से आगे पीछे किया गया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। मामले को समझने के लिए भूवैज्ञानिक डॉक्टर मिखाइल और लोव जहाज से नीचे बर्फ पर उतरे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका जहाज आर्कटिक होप 2 विशाल बर्फीले पहाड़ों यानी ग्लेशियर्स के बीच पूरी तरह सैंडविच बन चुका था। उसे इंसानी ताकत से निकालना नामुमकिन था। अब उनके पास इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। टीम ने फैसला किया कि वे बाहरी दुनिया से मदद मांगेंगे। उन्होंने अपने पावरफुल रेडियो सिस्टम को ऑन किया और बार-बार मैसेज भेजना शुरू किया। मेडे, मेडे, दिस इज रशियन रिसर्च वेसल आर्कटिक होप, वी आर ट्रैप्ड इन आइस। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। उन्होंने सोचा शायद टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत हो, लेकिन असली खतरा टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वो मौसम था जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते आसमान का रंग बदल गया, सूरज जैसे कहीं गायब हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलने लगीं। वे एक भयानक बर्फीले तूफान के बीच फंस चुके थे। अगले 3 दिनों तक वे जहाज के अंदर कैद रहे। बाहर मौत का तांडव चल रहा था और अंदर जिंदगी की जंग। जहाज की दीवारें कांप रही थीं और हर पल लग रहा था कि तूफान उसे निगल जाएगा। 3 दिन 3 सदियों जैसे बीते। जब तूफान थमा और वे बाहर निकले तो सामने ऐसा नजारा था जो जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। उन्होंने फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा, खामोशी। अब उनका सब्र टूटने लगा था। उन्होंने जहाज को निकालने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन बर्फ ने उसे और मजबूती से जकड़ लिया था।
तूफान के बाद जहाज की हालत और खराब हो चुकी थी और अब उसमें रहना सुरक्षित नहीं था। लंबी चर्चा के बाद सबने मिलकर फैसला किया कि जब तक मदद नहीं आती वे जहाज से बाहर बर्फ पर टेंट लगाकर रहेंगे। ठंड से बचने के लिए सब एक दूसरे के बहुत पास रहते थे। बाहर बर्फीली रेगिस्तान था और अंदर डर, अनिश्चितता और मौत का साया। दिन बीतने लगे, 10 दिन गुजर गए, लेकिन न कोई मदद आई और न ही रेडियो पर कोई जवाब। अब ये साफ हो चुका था कि वे इस सफ़ेद जहन्नुम में पूरी तरह अकेले हैं। टीम ने फैसला किया कि जहाज से ज़रूरी सामान निकालकर टेंट में शिफ्ट किया जाए। खाना, दवाइयाँ, ईंधन और उपकरण धीरे धीरे बाहर लाए जा रहे थे। हर दिन उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। फिर आया वो दिन जिसने उनकी बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। 15वें दिन एक वैज्ञानिक सरगई इलिन इंजन केबिन में ये देखने गया कि क्या कुछ ठीक किया जा सकता है। उसी वक्त दूसरे वैज्ञानिक ने सोचा कि एक आखिरी कोशिश की जाए और उसने अचानक इंजन स्टार्ट कर दिया। कमजोर हो चुके जहाज ने इस जोर को सहन नहीं किया और इंजन में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का बड़ा हिस्सा टूट गया और आर्कटिक होप 2 टुकड़ों में बंटकर बर्फीले पानी में डूबने लगा। 12 लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बर्फ पर कूद पाए, लेकिन एक साथी आंद्रे सोकोलोव आग और ठंडे पानी में हमेशा के लिए खो गया। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो यहीं रुककर किसी चमत्कार का इंतजार करें या फिर 200 किलोमीटर दूर स्थित रिसर्च सेंटर तक पैदल जाने की कोशिश करें, जो लगभग आत्महत्या के बराबर था। टीम 2 गुटों में बंट गई। बुजुर्ग वैज्ञानिक डॉक्टर यूरी मालिन का मानना था कि यहीं रुकना समझदारी है, लेकिन युवा भूवैज्ञानी सरगई इलिन का कहना था कि यहां रुकना मतलब धीरे धीरे मरना। कैप्टन नतालिया ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि रेडियो मैसेज भेजा जा चुका है और हो सकता है कि मदद देर से पहुंचे। टीम ने फैसला किया कि वे कुछ दिन और इंतजार करेंगे। उनके पास 12 लोगों के लिए सिर्फ 10-15 दिन का खाना बचा था। सब एक छोटे से टेंट में सटे हुए बैठे रहते थे। बाहर बर्फीली हवाएं और अंदर डर और भूख। हर गुजरता दिन उनकी हिम्मत को तोड़ रहा था। 5 दिन और बीत गए। अब दिन 20 था और मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी। खाना लगभग खत्म हो चुका था। तब कैप्टन नतालिया ने वो फैसला सुनाया जिसने सबकी किस्मत बदल दी। उन्होंने कहा कि इंतजार करके मरने से बेहतर है लड़ते लड़ते मरना। सभी ने 200 किलोमीटर की उस नामुमकिन यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा था, सब ने अपनी पीठ पर लाद लिया। बाकी वजन दोनों शेफर्ड डॉग्स रोमन और कैज़मीर पर डाल दिया गया। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। दिन भर में वे मुश्किल से 5-6 किलोमीटर ही चल पाते थे। 21वें दिन उनका सारा खाना खत्म हो गया। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करना था। लेकिन तभी एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। 2 दिनों तक वे एक बर्फीली गुफा में छिपे रहे। तूफान ने उनका हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। तूफान के बाद उन्होंने पाया कि उनका एक कंपस भी टूट चुका है। अब दिशा का भी कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने सील मछली का शिकार करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 12 इंसान और 2 डॉग्स अब भूख से तड़प रहे थे। 28वें दिन भूख और ठंड से लड़ते लड़ते शेफर्ड डॉग रोमन ने दम तोड़ दिया। कुछ लोगों ने दबे स्वर में कहा कि जिंदा रहने के लिए उसका मांस खाना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों ने इसका विरोध किया। घंटों की बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे मर जाएंगे, लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ेंगे। रोमन को बर्फ में बफना दिया गया। 35वें दिन टीम ने अपनी पहली इंसानी जान खो दी। सबसे कमजोर सदस्य बायोलॉजिस्ट इगोर लेबेदेव फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया से मर गया। मौत अब उनके साथ साथ चल रही थी। इसी हताशा में सरगई और नतालिया ने मिलकर एक सील का शिकार कर लिया। कुछ दिनों का भोजन मिल गया और एक छोटी सी उम्मीद फिर जाग उठी। लेकिन लगातार भूख और ठंड ने उनके दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। सब खुशी से चीख पड़े, लेकिन वो सिर्फ बर्फ पर पड़ रही रोशनी का धोखा था। उम्मीद टूटने का दर्द किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। 120वें दिन बुजुर्ग वैज्ञानिक यूरी बर्फ की पतली परत पर पैर रख बैठा और बर्फीले पानी में समा गया। अब नरभक्षण का ख्याल भी आने लगा था, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को रोक लिया। रास्ते में उन्हें एक विशाल पोलर बियर का सामना करना पड़ा। आखिरी बचे डॉग कैज़मीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना भालू पर हमला किया। टीम ने फ्लेयर गन से भालू को भगाया, लेकिन इस लड़ाई में कैज़मीर और वैज्ञानिक पावेल कुज़नेत्सोव की जान चली गई। मजबूरी में उन्होंने कैज़मीर का मांस खाया। अब भावनाएं शून्य हो चुकी थीं। 300 दिन बीत चुके थे और सिर्फ 5 लोग बचे थे। 301वें दिन दूर अंधेरे में उन्हें एक सीधी लाइन दिखी। वो एक एंटीना था। आखिरी ताकत बटोरकर वे वहां पहुंचे। वो एक छोटा रिसर्च सेंटर था।
301 दिन बाद किसी इंसान को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें बचा लिया गया। महीनों इलाज चला। उनकी कहानी बाद में लेखक अलेक्जेंडर कोरोविन ने अपनी किताब द वाइट साइलेंस में लिखी। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो इंसान को मौत से भी आगे ले जाता है।